Hello everybody. Welcome to the second class of Principles of Management. But before viewing, please subscribe to our channel and hit the bell icon for further updates from BS Learning. So today we'll be studying about the various techniques of scientific management. The first would be functional foremanship. I'll tell you a very simple example. सपोज यू हैव अ प्रॉपर्टी और आपको उस लैंड पे कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो आप कंस्ट्रक्शन में क्या करते हो, एक ठेकेदार को रखते हो, ठेकेदार एक कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते हो कि आपके बिहाफ पर वो आपका पूरा प्लॉट कंस्ट्रक्ट करके देगा। तो वो जो ठेकेदार है वो ही हैज वेरियस साइट्स टू वर्क। अब वो सारी साइट्स पे इंडिविजुअली इन्वॉल्व नहीं हो सकता, सो ही हैज अपॉइंटेड सर्टेन सब कॉन्ट्रैक्टर्स। सब कॉन्ट्रैक्टर क्या है? सब कॉन्ट्रैक्टर वहां पे जो भी साइट पे लेबर है उस पूरी साइट को मैनेज करता है। तो जो सब कॉन्ट्रैक्टर हुआ वो लेबर में तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे है, जितने भी लेबर काम कर रही है उसमें तो सबसे हायर पोस्ट पे है, लेकिन मैनेजरियल लेवल पे एज अ मैनेजर वो सबसे नीचे है। मतलब सबसे पहले आप हो द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, देन देयर इज द कॉन्ट्रैक्टर टू विच यू हैव गिवन द वर्क, देन थर्ड इज द सब कॉन्ट्रैक्टर जिसको कॉन्ट्रैक्टर ने अपॉइंट करा हुआ है। तो ये सब कॉन्ट्रैक्टर क्या हुआ? ही इज अ फोरमैन। Who is a foreman? He is the highest among the laborers and he has the lowest rank among the managers. So foreman is a person जो labor को day to day basis पे face to face manage करता है and he tries to get the maximum out of the labor and at the same time he looks into the welfare of the people working with him. Taylor found that while appointing a foreman, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो और इफेक्टिवली मैनेज होने लगी, क्योंकि कोई ऐसा इंसान था बीच में जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, बिल्कुल शॉप फ्लोर लेवल पे लोगों की परेशानियां, लोगों के सजेशंस, लोगों की कैपेबिलिटीज को समझता था एंड ही वाज अ ब्रिज बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द लेबरर्स वर्किंग अंडर दोज मैनेजमेंट। तो जो फोरमैन है उसने क्या किया, उसने ओनर्स की, उसने मैनेजर्स की प्रॉब्लम समझी, ऑब्जेक्टिव समझा कि उन्हें क्या चाहिए लेबर से एंड लेबर की कैपेबिलिटी के हिसाब से उन्हें काम दिया एंड ही गॉट द बेस्ट आउट ऑफ दैट लेबर, ही गॉट द बेस्ट आउट ऑफ दैट एम्प्लॉय। सो टेलर थॉट दैट देयर शुड बी फोरमैन इन एवरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि जितने भी प्लानिंग है, प्लानिंग आप ओनर हो प्रॉपर्टी के, प्लानिंग आप कर रहे हो, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर प्लानिंग कर रहा है घर कैसे बनेगा आर्किटेक्ट के प्लान के हिसाब से, एंड द लेबरर्स आर एग्जीक्यूटरी, दे आर परफॉर्मिंग द एग्जीक्यूशन फंक्शंस। तो द टेलर प्रिंसिपल्स focused कि there should be a separation between planning and execution functions. There should be a separation between आप जो प्लान कर रहा है इंचार्ज और जो ग्रास रूट लेवल पे एम्प्लॉइज से एक्चुअली काम निकलवा रहा है। There should be a differentiation, there should be a gap between those. क्यों? क्योंकि if there are the same person की प्लानिंग भी वही कर रहा है एंड एग्जीक्यूटरी फंक्शंस भी वही परफॉर्म कर रहा है, तो इट माइट हैपन कि वो इतने फंक्शंस में अपने आप को ब्रॉड माइंड नहीं कर पाए एंड एट द सेम टाइम क्या हो, हमारा ऑर्गेनाइजेशन सफर करे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगा। तो फंक्शनल फोरमैनशिप इज जस्ट एन एक्सटेंशन मतलब एक बड़ी हुई चीज, किस चीज की? डिविजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। एक इस चीज का प्रिंसिपल जो हमारा डिविजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन का प्रिंसिपल है उसका ही एक एक्सटेंशन हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप का अपॉइंटमेंट है। एंड Taylor advocated that there should be separation of planning and execution functions. In this technique, the focus is on appointing a person who is on the highest rank subcontractor, highest among the workers and lowest among the managers. He is managing the people at the lowest rank at the shop floor level, and he is also listening to the objectives of the owners. And why this function is performed? So that there could be proper and smooth management of things and work. Then Taylor focused
that there should be difference between planning and executive functions. There should be difference between a planning in charge and your production in charge. So how is this possible? By appointing various people जो सिर्फ अपने specific functions को perform करेंगे. जैसे कि planning in charge जो है वो देखेगा कि सबसे पहले हम एक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क को अपॉइंट करेंगे जो इंस्ट्रक्शन देगा. जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो सब कॉन्ट्रैक्टर था वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि आज आपने सपोज सिर्फ दीवार बनानी है या फिर एक टैंक डालना है, ये सब कॉन्ट्रैक्टर इंस्ट्रक्शंस दे रहा था लोगों को. देन रूट क्लर्क जो होता है वो लोगों को एक राह दिखाता है. ही शोज अ रूट टू द पीपल कि प्रोडक्शन होगा कैसे, आप प्रोडक्शन करोगे कैसे. देन देर इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करता है, टाइम शीट कौन सी चीज कितनी देर में हो जाएगी, एंड अ कॉस्ट शीट कितनी कॉस्ट में हो जाएगी वो चीज. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये दोनों चीजों को डिजाइन करता है और इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करता है. देन डिसिप्लिनेरियन ये क्या करता है, he ensures that there is discipline and harmony among the people working, there are no labor strikes and people are not fighting and they are working in harmony. तो एक प्लानिंग इंचार्ज था, तो उसने देखा कि हमें जितने भी प्लानिंग फंक्शंस हैं जैसे हमारी टाइम शीट, कॉस्ट शीट और हमारे इंस्ट्रक्शंस क्या जा रहे हैं वर्कर्स को, हमारा क्या रूट प्लान हो रहा है प्रोडक्शन का, हम कैसे डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब किसका हमारा काम बना, ये सब काम बना हमारे प्लानिंग इंचार्ज का. फिर हमारे को नेक्स्ट इंचार्ज मिला प्रोडक्शन इंचार्ज. प्रोडक्शन इंचार्ज कौन है, जो एग्जीक्यूटरी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो एग्जीक्यूशन करा रहा है लोगों से. तो सबसे पहले स्पीड बॉस कौन होता है, जो चाहता है कि जो भी आप काम कर रहे हो वो लोगों को पुश करता है कि आप जल्दी से जल्दी वो काम करें, लेकिन एट द सेम टाइम क्वालिटी मेंटेन होनी जरूरी है. गैंग बॉस देता है कि जो भी हमारे मशीन्स है, मटेरियल है, लेबर है, वो सब टाइमली हम लोगों को अवेलेबल हो और रेडिली अवेलेबल हो. रिपेयर बॉस देखता है कि जो भी हमारी मशीन्स यूज हो रही हैं, हमारे टूल्स यूज हो रहे हैं, वो सब प्रॉपर ऑर्डर में हो, अगर उसमें किसी में प्रॉब्लम है वो टाइमली रिपेयर हो जाए. एंड देयर शुड बी प्रॉपर वर्किंग ऑफ मशीन्स एंड टूल्स. इंस्पेक्टर फाइनली क्या करता है, जब सारा प्रोडक्शन हो गया है तो देखता है कि सैंपल क्या है, क्वालिटी क्या है. टाइमली कंप्लीट करने से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता. वी वांट मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन. तो मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपको कैसे मिलेगा, जब क्वालिटी इज अचीव्ड. सो फंक्शनल फोरमैनशिप के टेलर ने हमें दो इंचार्जेस बताए, एक प्लानिंग इंचार्ज एंड एक प्रोडक्शन इंचार्ज, और उसमें उसने अलग अलग फंक्शंस हम लोगों को लिस्ट कर दिए. Again, I'm saying that it is very specific to the organization. The organization can alter these principles, these techniques specifically to suit their situations and suit their organization. Now we'll be talking about differential piece rate system. Suppose आप एक फर्नीचर की शॉप में जाते हो, वहां पे 3 कारपेंटर्स हैं या 2 कारपेंटर्स हैं. तो जो कारपेंटर्स हैं, अगर आप दोनों कारपेंटर्स को बोलते हो कि मैं आपको 8 घंटे के सपोज पर आवर के हिसाब से या फिर 8 घंटे के सपोज पूरे दिन में 150 रुपीज दूंगा, तो आप ए को भी 150 दे रहे हो, बी को भी 150 दे रहे हो सकता है जो ए है वो एक दिन में 50 चेयर्स बना रहा हो और बी जो है वो एक दिन में सिर्फ 20 या 25 चेयर्स बना रहा हो. तो एफिशिएंट तो हमारे केस में ए हुआ ना. तो हम ए और बी को सेम 150 देंगे, तो वेयर इज दैट रिवॉर्ड ऑफ वर्क. कहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी को सेम चीज मिल रही है, तो कहाँ से एक रिवॉर्ड होगा काम का, कहाँ से एक इंसेंटिव होगा काम का. वो इंसेंटिव लाने के लिए, वो एक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इट कैन फॉलो अ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम. डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में क्या है कि सपोज आपने रिवॉर्ड करना है परफॉर्मेंस के बेस पे, काम के वर्किंग आवर्स के बेसिस पे नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इफ ही इज मेकिंग 50 चेयर्स देन ही शुड बी गिवन 50 रुपीज पर चेयर. सो 50 रुपीज
according to 50 chairs, and the person who is working only a person who is working and constructing only 10 chairs should get only 10 into 50. So hence जो 50 चेयर्स बना रहा है उसको एक इंसेंटिव होगा ज्यादा और अच्छे से काम करने के लिए, और जो सिर्फ 10 चेयर्स बना के कम पैसे लेके जा रहा है अपने घर पे, वो भी सोचेगा कि मेरे को और काम करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं भी उस लेवल पे पहुंच पाऊं और ज्यादा चेयर्स प्रोड्यूस कर पाऊं. So this is a technique which differentiates between efficient and less efficient worker. जिसमें हमारा A efficient था, 50 chairs बना रहा था, and B was not that efficient, he only constructed 25 chairs. तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए. दोनों को अगर सेम ही आप सैलरी या बोनस दोगे तो वो कभी भी एक इंसेंटिव की तरह काम नहीं कर सकता. And we have to reward the efficient workers and motivate the less efficient workers. जैसे हमने B को motivate किया कि भाई तुम्हें अगर 50 रुपए per chair चाहिए तो you need to produce more chairs in order to get more money. Next, the two piece rate systems are for those people in the organization who want to get more of the people and they want to channelize कि हमारा जितना भी efficiency है लोगों में वो increase हो जाए. And there has to be produce standard output कि हम मतलब अगर आप standard output से ज़्यादा produce करोगे you will get more benefits, and if you produce less than the standard output then you have to get a less benefit so that you have an incentive of working. The next would be other techniques of scientific management. Method technique. मेथड स्टडी में क्या होता है, जो भी मैनेजमेंट है एक साथ बैठ के डिसाइड करते हैं कि किसी भी चीज को करने को बेस्ट मेथड कौन सा है. मतलब हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उन प्रोडक्शन की बेस्ट टेक्निक क्या है और कौन सी टेक्निक ऐसी है जो बेस्ट है, चीप है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है. तो मेथड स्टडी हेल्प करती है कि हम इतने सारे ऑल्टरनेटिव मेथड से एक मेथड चुने जिसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, हमारी एफिशिएंसी अचीव हो, इफेक्टिवनेस अचीव हो, हमारी क्वालिटी गुड्स जनरेट हो ताकि कस्टमर सैटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो. Minimize the cost of production and maximize quality and satisfaction of the customers. टाइम स्टडी. मैनेजमेंट बैठ के डिसाइड करेगा कि किस चीज को करने के लिए क्या स्टैंडर्ड टाइम है, और इस स्टैंडर्ड टाइम से हम ये देख सकते हैं कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं वो स्टैंडर्ड टाइम में प्रोडक्शन कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. तो वो हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि एक चीज को करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, और स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आप देखोगे कि आपके वर्कर्स एफिशिएंट है या नहीं है. देन मोशन स्टडी. ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के मोशंस होते हैं. देयर आर वेरियस चेंजिंग ऑफ पोजीशंस एंड द फर्स्ट थिंग इज आप देखो कि कौन से मोशंस प्रोडक्टिव हैं, कौन से मोशंस इंसिडेंटल है. इंसिडेंटल मतलब प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ये इंसिडेंटल है. अगर रॉ मटेरियल मंगाना है तो आपको चूज करना ही पड़ेगा कि किस वाले आपको क्रेडिटर से कैसे लेना है. नेक्स्ट, कुछ हमारे मोशंस बिल्कुल अनप्रोडक्टिव हैं, जैसे कि अगर लेबर सिर्फ बैठ के बातें कर रही है तो दैट इज अ टोटली अनप्रोडक्टिव मोशन. तो हमें क्या करना है, मोशंस देखने हैं कि कौन कौन से मोशंस, कौन कौन सी पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फ्रूटफुल एंड एक्चुअली नेसेसरी, और जो भी अननेसेसरी हमारी मोशंस हो रहे हैं उसको मिनिमाइज किया जाए. अननेसेसरी मूवमेंट्स को हम मिनिमाइज कर सकें. फटीग स्टडी. फटीग स्टडी क्या होती है, आप अगर अपने लेबर को बोलो कि 8 आवर्स की आपको एक शिफ्ट करनी है, और अगर आप उस शिफ्ट को कम से कम 10 घंटे तक बढ़ा दो तो आपकी लेबर क्या करेगी, इट विल हैव दैट फटीग एंड लेथार्जिक पन, एंड दैट वुड बी कि जो लेबर है वो शायद 6 आवर्स में उतना काम ज्यादा अच्छा करे और 10 आवर्स में उतना काम अच्छे से नहीं करे. लेबर नीड्स कि बीच बीच में इट हैज रेस्टिंग इंटरवल्स, उसको रेस्ट करना है. अगर उसके पास बहुत ह्यूज लेबर इंटेंसिव काम है तो हमें रेस्टिंग आवर्स ज्यादा चाहिए, उसको बीच में लंच आवर भी चाहिए, एंड ही नीड्स अ रिफ्रेशमेंट आवर, ही वांट्स टू गो आउट फॉर लाइक 5 or 10 minutes टू डू एनीथिंग. सो हमें देखना है कि फटीग स्टडी में कि ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन को जो हमारे यहाँ 8 घंटे काम कर रहा है या 6 आवर्स काम कर रहा है उसको बीच में कितना रेस्टिंग आवर्स चाहिए. एंड
हमारी जो भी वर्क शिफ्ट है वो एक्चुअली होनी कितनी देर की चाहिए। अगर आप 12 to 14 आवर्स की वर्क शिफ्ट करवाओगे एक ह्यूमन से, that is practically impossible. Why? Because he would work, no objections to that, he would work, but he would not work with that efficiency जो वो 6 घंटे में एक्चुअली में कर सकता था। तो हम लोगों को एक फटीग स्टडी करनी पड़ेगी कि उससे हमारा एक इंक्रीज हो जाए प्रोडक्टिविटी में, और हमें देखना पड़ेगा अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स लाइक लंच आवर्स और रिफ्रेशमेंट आवर्स। So in the techniques, in the various techniques of scientific management would be method study, कौन सा method best है, then time study कि कौन सी चीज को कितना standard time चाहिए, मोशन स्टडी हमें सेग्रीगेट करने हैं अनप्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव इमोशंस, और अननेसेसरी मोशंस को हम मिनिमाइज करेंगे। एंड फटीग स्टडी हमें क्या क्या रेस्ट इंटरवल्स चाहिए लेबर को, और हमें कितने आवर्स की शिफ्ट रखनी चाहिए एक्चुअल में। The thing we'll study now is standardization and simplification of work. Suppose you go to the vegetable vendor और फ्रूट वेंडर, आप देखते हो वहां पे एप्पल्स रखे हैं, वहां 2 लॉट्स में एप्पल्स रखे हैं। एक लॉट में जो एप्पल रखा है वो ऐसे ही है, एक लॉट में जो एप्पल रखा है वो सब थोड़े थोड़े एक जैसे हैं, कंप्लीटली एक जैसे नहीं है बट थोड़े थोड़े एक जैसे हैं, एंड इट हैज अ स्टिकर ऑन इट, एक एप्पल का स्टिकर है। तो आपने क्या देखा कि जो भी वो स्टिकर वाले एप्पल्स हैं वो जो हमारे नॉन स्टिकर वाले एप्पल्स हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं। तो वो अलग क्यों हैं? क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं। स्टैंडर्डाइज मतलब उनको एक स्टैंडर्ड पास करना है कि दे आर नॉट ट्रीटेड विद पेस्टिसाइड्स फॉर एग्जाम्पल, कि वो एक ही साइज के हों, या फिर दे हैव द सेम रेडनेस, या फिर वो हमें मतलब उसकी स्वीटनेस लेवल एक जैसा हो। हम इसलिए एप्पल्स को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट क्या कर सकता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर सकता है। जैसे एप्पल्स का एक स्टैंडर्ड सेट हुआ था कि स्वीट है, रेड है एंड इट हैज द सेम साइज, ऐसे ही मैनेजमेंट कुछ स्टैंडर्ड सेट कर सकता है, कुछ बेंचमार्क सेट कर सकता है, जिसको पास करना होगा हमारे सारे मेथड्स को, हमारे सारी लेबर को, वो हमारे स्टैंडर्ड्स के खड़ा उतरना होगा। एंड द बेंचमार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सपोज कोई काम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 आवर्स का है और हमारी लेबर अगर 12 आवर्स में कर रही है, तो देर इज सम प्रॉब्लम विद द लेबर, देर इज सम प्रॉब्लम विद द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। तो हमें देखना होगा कि हमारी लेबर कहाँ लैग कर रही है, वेदर इट इज द मशीन हु इज वर्किंग बिलो इट्स कैपेसिटी और द लेबर इज वर्किंग बिफोर बिलो इट्स कैपेसिटी। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? एक बेंचमार्क सेट करने से, एक स्टैंडर्ड सेट करने से। एंड जो स्टैंडर्ड है प्रोसेस के बेसिस पे रख सकते हैं, टाइम के बेसिस पे रख सकते हैं, मेथड के बेसिस पे रख सकते हैं। द नेक्स्ट वुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन हम क्यों करें? हम स्टैंडर्डाइजेशन करें ताकि हमारा जो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि एफिशिएंटली इफेक्टिवनेस एंड बेस्ट क्वालिटी। तो हम लोग कैसे अपना एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ा सकते हैं अगर हम स्टैंडर्डाइज कर दें अपना वर्क एनवायरनमेंट। अगर हमने अपनी लेबर को बोले कि ये काम 10 घंटे का है और वो 10 घंटे में हमें पूरा करके दे, देन यू कैन अचीव एफिशिएंसी। अगर आप बोलो मैं 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ इन अ मंथ, दैट इज द स्टैंडर्ड, एंड 5000 यूनिट्स आर प्रोड्यूसिंग, देन यू आर इन अ गुड शेप। तो आप मतलब काम अच्छे से कर रहे हो। नेक्स्ट वुड बी व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या है? आप अपने काम को इस सादगी से बांटो। एक देयर शुड बी सिंप्लिसिटी इन योर वर्क। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स, कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्शन टेक्निक्स would lead to nothing, and your labor would be confused and your machines would be at the लोएस्ट कैपेसिटी पॉसिबल। तो हमें एक सिंप्लीफिकेशन करनी है, एलिमिनेट करना है अननेसेसरी डाइवर्सिटी। अननेसेसरी जो प्रोसेसेस चल रहे हैं उसको बंद करिए और सिंप्लीफिकेशन से अपना काम करें। इससे क्या होगा? एक सेविंग होगी कॉस्ट ऑफ लेबर में, मशीन में, टूल्स में, और रिड्यूस होगा हमारा इन्वेंट्री, और देयर वुड बी अ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल योर अवेलेबल रिसोर्सेज। So in this slide we talked about standardization and simplification of work, and management has to adhere by these standards so that it can have the best optimum output at the minimum cost.
So with this, you in the slides we studied about the various techniques of management, जिसमें हमने differential piece rate system देखा, हमारी जो भी time method और motion studies वगैरह देखी, और हमने functional foremanship के बारे में पढ़ा, and the last we studied about standardization of work and simplification of work. If you have any queries, you can mail us at it's VS Learning. You can also ping us at our comment box so that we can reply to your comments and we can solve your queries handy. And thank you for watching VS Learning, and please subscribe the channel for maximum videos and do the case studies so that you can excel in the subject. Thank you and happy studying.